गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन, जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर में हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना था, जो हमारा पिछला चैप्टर था फोर्स वगैरह, उसमें देखा था ना फोर्स प्रेशर में, कि किस प्रकार से जब बॉल आप फेंकते हैं तो बॉल अपने आप थोड़ी दूर चल के रुक जाती है। साइकिल जब उसके आप पैडल मारना बंद करते हैं तो थोड़ी दूर चल के वो खुद ब खुद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन जो है वो उसको हमेशा फोर्स के ऑपोजिट साइड में काम करती है, यानी मोशन के ऑपोजिट साइड में। मोशन उस तरफ जा रहा है तो फोर्स फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी, ऑपोजिट उसके। अब फ्रिक्शन की वजह से हमने देखा था कि आपके जूते जो घिस जाते हैं, गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं, दिस ऑल थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये सब चीज़ें किसके कारण होती हैं? फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल होती हैं। अब फ्रिक्शन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में तो काफ़ी थोड़ा सा जाना था, लेकिन ये चैप्टर जो है पूरा ही फ्रिक्शन के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये चैप्टर हमें क्या बताना चाहता है। चलिए, फ्रिक्शन, अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स that are in contact with each other. Smoother surfaces exhibit less friction, rougher surfaces exhibit more friction. अब इसको समझने के लिए एक सिंपल चीज़ मैं देता हूँ। आपने कभी स्केटिंग, यानी कि स्केटिंग करते हैं, इवन साइकिलिंग की बात भी कर दो, साइकिल तो चलाते हैं ना, स्केटिंग तो सबने नहीं की होगी। चलो, साइकिल जब आप चलाते हैं तो आपको कहाँ पे चलाने में मजा आता है? एकदम स्मूथ रोड है, यानी कि एकदम टाइल्स वाला एक सिस्टम बना हुआ है, एक गार्डन बना है जिसके अंदर एक जगह है जहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं, वहाँ पे आप साइकिल चलाएंगे मजा आएगा, या ऊबड़ खाबड़ जगह पे जहाँ पे एकदम स्मूथ सरफेस है वहाँ मजा आएगा? तो यही से हम समझ सकते हैं कि स्मूथ सरफेस जो होता है वहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है, यानी कि हमें साइकिल चलाने में कम जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा पैडल मारा साइकिल दौड़ने लगेगी। लेकिन जो रफ सरफेस होता है वहाँ पे हम बहुत मशक्कत करेंगे तब कहीं जाके वो साइकिल चलेगी। तो एक ऐसी फोर्स जो कि मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, यानी कि मोशन जो है, यानी कि गति जो है उसको रोकने की कोशिश करती है। दो ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब ये फोर्स काम में आती है। यानी कि आप अगर हवा में उड़ रहे हो तब नहीं कह सकते, लेकिन पाँव अगर आपके ज़मीन पे हैं, अब जूते, जैसे मैंने आपको बोला था उस दिन भी वीडियो में कि जूते आप खरीद के अब उसको पैक करके एकदम डब्बे में रख दो तो अपने आप घिस जाएंगे जूते? नहीं घिसेंगे। लेकिन उन जूतों को पहनकर आप चलोगे, रोज खेलोगे, दौड़ोगे, तो वो धीरे धीरे उसका तला घसने लगेगा। तो वो घिसने का रीज़न क्या है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है वो स्मूथ सरफेस, एकदम प्लेन सरफेस होता है ना, उसके अंदर बहुत कम फ्रिक्शन होती है। और जो ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, यानी कि रफ सरफेस जो होता है, हम जिसको बोलेंगे स्मूथ सरफेस पे कम होती है और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, मोर। समझ में आ गया? फ्रिक्शन और कहाँ ज़्यादा होती है कहाँ कम होती है पता लग गया। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेसेज। फ्रिक्शन जो है वो अपोज करती है मोशन को। बताया मैंने आपको कि मोशन जो है, कोई चीज़ चल रही है उसको रोकने का काम करती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उसको हेल्प नहीं करती है जाने में, उसको रोकने का काम करती है। कभी आप दौड़ के आते हैं, पता है हम एक स्लिप मारते हैं दौड़ के, बच्चों को आदत होती है, एक प्लेन एकदम फर्श होता है, बहुत साफ सुथरा सा टाइल्स होती है, वहाँ पे हम दौड़ के आएंगे और एकदम स्लिप मारेंगे, थोड़ी दूर जाके हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं, तो ये फ्रिक्शन के कारण ही हम रुकते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आपने स्लिप मारी तो पता नहीं कहाँ दीवारें तोड़ के निकल जाओगे तुम लोग, ठीक है, हॉस्पिटल पहुँच जाओगे मतलब। तो दो सरफेसेस के बीच में जब फ्रिक्शन एक्ट करती है तो वो हमेशा मोशन को अपोज करती है। और ये भी ध्यान रखना कि फ्रिक्शन जो है वो दोनों सरफेसेस पे एक्ट करती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम चल रहे हो, तुम्हारे जूते जो है फ्रिक्शन से वही घिस रहे हैं, टाइल्स के ऊपर भी असर होता है। अब ये कैसे पता लगेगा? अब भाई तुमने देखा होगा, तुमने गाड़ी या पैडल साइकिल, बाइक है ना घर पे, अब बाइक से हम किक मारते हैं, आज तो सेल्फ आ गया, पहले किक मारने वाली होती थी बाइक। तो आपको याद ध्यान होगा कि आप जब किक मारते हैं तो आपकी जो किक के ऊपर एक रबर चढ़ी होती है, जो आप किक सीधा करके मारते हैं उसके ऊपर रबर होती है ना छोटी सी, वो रबर भी घिस जाती है थोड़े समय के बाद। तो ये क्यों होता है? हमने तो किक मारी, तुम्हारा जूता घिसना चाहिए, वो क्यों घिसा? क्योंकि जब जूता हमारा उसके कांटेक्ट में आया तो फ्रिक्शन दोनों पे एक्ट करेगी। अगर हम इधर से हमारा जूता घिसेगा तो उधर से वो रबर भी घिसेगी। और वही चीज़ ज़मीन के साथ भी है, टाइल्स के साथ भी है। अब टाइल्स ऐसा है, टाइल्स पत्थर जैसी है, इसलिए वो जल्दी नहीं घिसती हैं, हमारे जूते रबर के होते हैं, वो जल्दी घिस जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन हमारे जूतों पे एक्ट करती है, फ्रिक्शन दोनों सरफेसेस को समान रूप से नुकसान पहुंचाती है, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा स्लाइड होती है, झूले पे जाते हो ना, कहाँ पे, गार्डन्स में, तो एक स्लाइड आता है, तो स्लाइड के ऊपर बैठ कर आप झूला लेते हो, तो जब वो नया नया होता है तब तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी फ्रिक्शन बढ़ जाती है। पहले शुरू शुरू में स्मूथ होता है, नया नया जब आता है तो बैठो और धड़म से नीचे जाते हैं फिसलते हुए, लेकिन जैसे जैसे वो यूज़ होने लगता है तो वो रफ हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ऊपर का जो पहली परत होती है जो बहुत सॉफ्ट बनाई जाती है वो धीरे धीरे घिसने लगती है, तो फिर वो इतना स्मूथ नहीं रहता है।
तो फिर जब उस पर हम झूला लेते हैं, स्लाइड लेते हैं, तो कई बार हमारी पैंट फट जाती है पीछे से, होता है ना, कपड़े घिस जाते हैं, होता है ऐसा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फ्रिक्शन दोनों सरफेसेस पे काम करती है। आगे है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। अब फ्रिक्शन जो है वो सरफेस, जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट जो है, उसके सरफेस पे डिपेंड करती है कि फ्रिक्शन कितनी होगी। यानी कि अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगी, अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन स्मूथ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी, और स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें, आपने देखा जूते, क्रिकेटर्स जो जूते पहनते हैं या फुटबॉलर्स जो पहनते हैं, उसके नीचे कील टाइप में लगे होते हैं, थोड़े थोड़े। कील क्यों लगे होते हैं भाई? क्योंकि वो दौड़ कर बॉलिंग करते हैं, दौड़ कर बॉल को पकड़ते हैं, बैटिंग करते हुए दौड़ते हैं, तो वो स्लिप ना हो इस कारण से कीलों वाले जूते पहनते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा मिले उनको, ताकि वो आसानी से दौड़ पाए। समझ रहे हो? कभी कभी तुमने देखा होगा कि तुम जूते खरीद के लाए, चप्पल खरीद के लाए, वो कोई चप्पल तो जल्दी स्लिप हो जाती है और कोई जूते होते हैं वो स्लिप नहीं होते जल्दी। जब उनको ज़मीन पे ऐसे रगड़ के आप चलोगे तो ज़मीन से आवाज़ जरूर आएगी, लेकिन आप फिसलोगे नहीं कभी। तो ये डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। कोई कोई चप्पल होती है, जूता होता है जिसका तला ऐसा होता है कि वो स्लिप जल्दी हो जाता है, और कोई कोई ऐसा होता है स्लिप नहीं होता है। एकदम आप टाइल्स के ऊपर चलो, एकदम क्लीन चिकनी टाइल्स हैं, उसके ऊपर आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एकदम प्लेन होती है। ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे चलो, सीमेंटेड सरफेस पे चलो, तो वहाँ गिरने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। तो फ्रिक्शन डिपेंड करती है सरफेस के ऊपर, दोनों सरफेसेस के ऊपर जो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सरफेस के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो पहली फ्रिक्शन की टाइप होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। When a body is at rest, the force of friction is called the static friction and is always equal and opposite to the applied force. The force of friction which acts when the body is just at the verge of sliding on the surface is called limiting friction. Static friction किसे कहते हैं? जब एक बॉडी रेस्ट पे होती है, यानी कि जब कोई भी चीज़ पड़ी है तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। कब? जब वो रेस्ट पे है तब। किस पे है वो? रेस्ट पे, यानी कि रुकी हुई है तब। तो इसको बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि जितनी फोर्स लगाई जाती है उस फोर्स के इक्वल और अपोजिट होती है। इसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि हमने जब उसको बॉडी को रेस्ट पे है, जब उसको उठाने की कोशिश की, उसको मूवमेंट करने की कोशिश की, तो जो फोर्स लगेगी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द फ्रिक्शन, यानी कि जितनी हम फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन उसकी उतनी ही अपोजिट होगी। यानी कि हमने अगर सपोज उसको उठाने के लिए 10 किलो जोर लगाया तो नीचे से फ्रिक्शन भी 10 किलो ही लगेगी। The force of friction which acts when the body is just at the verge of sliding on the surface is called limiting friction. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कौन सी? जो बॉडी के ऊपर एक्ट करती है जब बॉडी स्लाइड होने वाली होती है। क्या होने वाली होती है? स्लाइड। जब बॉडी स्लाइड होने वाली होती है उस समय उस पर जो फोर्स एक्ट करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब स्लाइड करने से पहले, जब स्लाइड करने वाली होती है बॉडी, तब उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शन फोर्स विच ओपोजेस द एक्चुअल रिलेटिव स्लाइड्स इन स्लाइडिंग मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? ये एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, हमने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो स्लाइड द फोर्स विच ओपोजेस द एक्चुअल रिलेटिव स्लाइडिंग, यानी कि जब आप स्लाइड हो जाते हो तो उस स्लाइड को रोकने का, मैंने बोला था लिमिटिंग फ्रिक्शन जो स्टार्टिंग में जब बॉडी स्लाइड होने वाली होती है तब, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन जब वो बॉडी स्लाइड हो रही होती है, जब वो दोनों सरफेस, यानी कि जो बॉडी है वो और जो सरफेस है, जब वो दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं, उस समय जो फोर्स पैदा होती है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा ही स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटी होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होती है। अब हम देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन को। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द अदर, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए इसको ऑर्डर में दिया गया। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी वो स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटी थी, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटी है, यानी कि वो उससे छोटी है ऊपर वाले। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो सरफेस आपस में रोल करते हुए एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, रोल करते हुए मतलब इसके ऊपर से वो रोल करते हुए जा रहे हैं, तो इस तरह जो फोर्स क्रिएट होती है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग मतलब रोल होना, समझे ना, गोल गोल घूमना हम बोल सकते हैं,
ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो फोर्स एग्जिस्ट होती है बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस जब वो दोनों रोल ओवर करते हैं एक दूसरे के, यानी कि हमने यहाँ पर बॉल फेंका तो बॉल क्या है, गोल गोल घूमती हुई जाएगी ना, रोलिंग। तो रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पे पैदा होगी बॉल और सरफेस के बीच में। बॉल कहाँ घूमेगी, सरफेस के ऊपर ही घूमेगी ना। तो इस तरह जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमने यहाँ पर तीन फ्रिक्शन के टाइप देखे, तीन तरह के फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, बढ़ा सकते हो फ्रिक्शन को, बढ़ा सकते हैं, राइट। बाय प्रेसिंग द सरफेसेस टुगेदर मोर स्ट्रांगली when brakes are applied on a bicycle or car, the brake pads press against a moving part of the wheel and the force of friction increases. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं पता है, दो बॉडीज को, दोनों सरफेसेस को एक दूसरे के और ज्यादा करीब दबा दो, मतलब लाके, तो वो रुक जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। कैसे, साइकिल चल रही होती है, देखा पहिया घूम रहा है, साइकिल का तो सिंपल अरेंजमेंट होता है, पहिया घूम रहा है और ऊपर ब्रेक होती है, पता है, ब्रेक दबाते हैं तो गुटके होते हैं तो छोटे छोटे वो टायर के आधे टच हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी वो गुटके थोड़े ढीले हो जाएं तो टायर को पूरे तरीके से टच नहीं होता है तो साइकिल रुकती नहीं। फिर हम साइकिल वाले के पास जाते हैं, वो थोड़ा टाइट करके देता है। फिर क्या करते हैं, फिर हम जब साइकिल चलाते हैं, फिर जब ब्रेक दबाते हैं तो गुटके उसको अच्छे से टच होते हैं टायर को, तो वो जल्दी रुक जाते हैं। तो इससे सीधा सीधा क्या पता लगा कि जब हमने उस गुटके को उस टायर के साथ और करीब ला के उसको दबाया, जोर से दबाएंगे हम हाथ से, ब्रेक से, जब हमने उसको दबाया तो और ज़्यादा घुसेगा उसके अंदर, और इस तरीके से और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो साइकिल रुक जाएगी। तो ये जो है, इससे क्या होता है, इससे हमने फ्रिक्शन बढ़ा दी। फ्रिक्शन मतलब जिससे हम रुकेंगे, टायर घूम रहा था, हमने उसके करीब में एक सरफेस लाए और उसको उसके साथ प्रेस कर दिया तो उसका घूमना बंद हो गया। तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। कैसे, बाय ब्रिंगिंग द सरफेसेस वेरी क्लोज टू ईच अदर और प्रेसिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट में प्रेस करना, दबाना एक दूसरे को। टायर अपनी जगह पे है लेकिन ब्रेक उसके अंदर ऐसे दब रही है जोर से, अब ब्रेक दबाओगे नहीं तो रुकेगी साइकिल, नहीं रुकेगी। तो हमने देखा कि इंक्रीज कैसे करते हैं। अब रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं फ्रिक्शन को। साइकिल चला रहे हैं, बहुत तेज जोर लगा रहे हैं लेकिन साइकिल चल नहीं रही है, बहुत जोर लग रहा है। मैकेनिक के पास गए, साइकिल वाले को बोला भैया साइकिल बहुत भारी चल रही है, तो भैया बोलेंगे अपना वजन कम करो तभी तो भारी चल रही है, ये साइकिल बच्चों के लिए, हाथियों के लिए नहीं, ऐसा बोलेंगे नहीं। वो बोलेंगे कोई बात नहीं, तो वो ऑयल निकालेंगे, ग्रीस निकालेंगे, ग्रीस दे देंगे थोड़ा टायरों में। हाँ, कभी कभी पैडल देखो, पैडल नहीं घूम रहा है, उसके अंदर थोड़ा ग्रीस दे देंगे, या वो काले वाला तेल आता है वो दे देंगे, तो उससे वो घूमने लगेगी, अच्छे से फ्री हो जाएगी साइकिल। तो यानी कि अगर हम किसी भी सरफेस में उसको पॉलिश कर दें या फिर उसके ऊपर लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल दें, थोड़ा सा, बेरिंग आते हैं, मतलब बेरिंग आते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर गोलियां होती हैं, घूमता रहता है बेरिंग, जो पंखों में भी होता है बेरिंग। तो ये सब चीज़ यूज़ करके हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं ना। गाड़ी के ऊपर हम पॉलिश लगाते हैं, कार है ना घर पे, कार के ऊपर पॉलिश लगाते हो कभी, कि बाहर से धुलवाते हैं पापा, बाहर से धुलवाते हैं तो उसके ऊपर पॉलिश लगा के देते हैं। वो देखना कभी जब कार अभी घर पे खड़ी होगी तो उसको हाथ लगा के देखना, उसके ऊपर ऐसे करोगे ना तो दाग पड़ जाएगा, थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट नहीं होगा। लेकिन जब गाड़ी धुल के आएगी, पॉलिश वॉलिश होकर आएगी, तब हाथ लगाओगे तो हाथ फिसलेगा ऊपर से, क्योंकि पॉलिश हो जाती है तो हाथ फिसलने लगता है, यानी कि फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो लुब्रिकेटिंग के द्वारा, पॉलिश के द्वारा ये सब चीज़ें कम हो जाती है। साइकिल में हम लोग हर जगह पर कोई भी चीज़ है वो जो घूम रही है आवाज़ करेगी, घर का दरवाजे देखो, गेट होता है, ताला देखा, ताला लॉक, जब लॉक नहीं खुलता है, केवल उसमें थोड़ा तेल डाल दो जल्दी खुलने लगता है, जाम हो जाता है तो उसमें तेल डाल दो खुलने लगता है, तो यानी कि फ्रिक्शन कम हो जाती है। अंडरस्टूड। आगे देखेंगे हम कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन के कारण क्या। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन के टाइप्स देखे, फ्रिक्शन बढ़ाई कैसे जा सकती है, कम कैसे की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होती कैसे भी। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, even those surfaces which appear very smooth have a large number of minor irregularities on them. For a given pair of surfaces, friction depends upon the state of smoothness of those surfaces. अब फ्रिक्शन होने का कारण क्या है, दोनों सरफेसेस के बीच में कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। अब ये दीवार तुमको कैसी दिख रही है, एकदम स्मूथ दिख रही है, एकदम स्मूथ है ना दीवार, नहीं दिख रही है स्मूथ, मेरे को तो बिल्कुल स्मूथ दिख रही है दीवार, स्मूथ दिख रही है दीवार। अब इसके ऊपर आप अपना हाथ ऐसे करके जोर से दबाओ, हाथ छिल जाएगा ना। इसका मतलब उस दीवार के अंदर और हमारे हाथ के अंदर जो कुछ इरेगुलरिटीज हैं जिस कारण से ये ऐसा होगा। अब ऐसा है कि हम दोनों स्मूथ सरफेस ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होगा,
स्मूथ सरफेस हो, भले कितने भी स्मूथ हो, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज होती ही हैं। इरेगुलरिटीज होने के कारण जब वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। कुल मिला के आपने देखा होगा, एक जो गन्ने का रस निकालते हैं वो मशीन आती है, पता है, उसके अंदर बहुत सारे दांते से होते हैं, गरारी बोलते हैं जिसको। वो गरारी एक दूसरे के अंदर फंस फंस के घूमती रहती है ऐसे, एक ऐसे घूम रही है, दूसरी उसके अंदर से ऐसे घूम रही है। तो जैसे वो दांत से उसके अंदर घुस के घूम रहे हैं, उसी प्रकार से फ्रिक्शन होती है। तो ये सरफेस है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे वो हैं हिस्से, गरारी टाइप, जो हमको दिख नहीं रहे हैं लेकिन है। वैसे ही दूसरे सरफेस के अंदर भी थोड़े बहुत होते हैं, जब वो ऐसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो आपस में रगड़ते हैं, और रगड़ने के कारण फ्रिक्शन पैदा होती है। तो फ्रिक्शन डिपेंड करती है स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। अगर सरफेस दोनों स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम रहेगी, स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन ज्यादा रहेगी। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। फ्रिक्शन इस पे भी डिपेंड करती है कि दोनों सरफेस आपस में कितनी जोर से प्रेस किए जा रहे हैं। अगर इतनी दूर रहेंगे तो फ्रिक्शन नहीं आएगी, सिंपल रहेंगे तो फ्रिक्शन कम आएगी, जब दबा के करेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा आएगी। अंडरस्टूड? स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, कोई चीज रेस्ट पे है, रुकी हुई है, और उसको मूव करने की कोशिश करते हैं, जब उसको हम हिलाने की कोशिश करते हैं, तो उस समय जो फ्रिक्शन यूज में आती है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जब हम रेस्ट पे किसी चीज को मूव करने की कोशिश करते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स विद प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। जब एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है उस समय स्लाइडिंग फ्रिक्शन यूज में आती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने देखा था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ आर एक्टिविटीज। अब फ्रिक्शन के यूजेस क्या है? भी फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्या नहीं है? फ्रिक्शन से हमारे जूते घिस जाते हैं भाई, फ्रिक्शन से हमारे साइकिलों के टायर, गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं, फिर जरूरी क्यों है भाई? जरूरी है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस स्मूथ रफ। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम किसी भी सरफेस को रफ कर दो। जैसे कि आप देखो, घरों के अंदर जो हम टाइल्स लगवाते हैं वो बहुत चिकनी होती है, एकदम प्लेन, लेकिन वही टाइल्स जब हम बाहर लगाते हैं अपने आंगन में, वो टाइल्स एकदम प्लेन नहीं होती हैं, उसके अंदर थोड़े थोड़े इतने इतने भाग उठे हुए होते हैं। आप नीचे जाके देखना अपने घर में जो टाइल्स लगी है ना आंगन में, उसमें देखना उसमें भी थोड़े थोड़े भाग उठे हुए हैं, एकदम प्लेन नहीं है, उठे हुए भाग। उठे हुए भाग क्यों हैं? ताकि जब हम उसके ऊपर पैर रखकर चलें हम गिरे ना। वो ऊबड़ खाबड़ थोड़ा सा उससे एक डिज़ाइन दिया हुआ है जिससे आप गिरो ना, वरना बाहर पानी वानी गिरा हो तो आप तो धड़ाम से गिरो। आपने नोटिस किया होगा जब टाइल्स गीली होती है, पानी होता है टाइल्स के ऊपर, तब हम फिसल जाते हैं, फिसल के गिरने का चांस रहता है। तो इसी कारण से जो वहाँ पर वो रफ सरफेस किया जाता है ताकि आदमी गिरे ना। तो रफ सरफेस करके, किसी भी सरफेस को रफ करके हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अब जो जूते की सोल जो होती है, वो सोल इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाई जाती है ताकि फ्रिक्शन क्रिएट हो, वरना आप गिर जाओगे दौड़ते दौड़ते चलते चलते। गाड़ियों के टायर भी होते हैं, उसके अंदर पता है बहुत सारे ऐसे डिजाइन दिया होता है टायर के ऊपर। वो टायर पे डिजाइन इसलिए दिया गया होता है ताकि फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट हो और आप गाड़ी को आसानी से रोक सको। अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर टायर टकला होता है, पता ना, बोलते ना टायर में गांधी जी का सर बन गया टायर का, टकला हो गया सर, है ना, टायर ऐसा होता है तो वो रुकता ही नहीं है जल्दी, उसकी ग्रिप ही नहीं रहती। बाइक का ऐसा टायर हो जाएगा तो जल्दी फिसल के गिरोगे आप, साइकिल का टायर होगा तो फिसल के गिरोगे, इसलिए उसके ऊपर ग्रिप होना बहुत जरूरी है। तो ग्रिप जूतों का हो या भले टायर का हो, वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप फ्रिक्शन के कारण अपनी गाड़ी को रोक सकते हो और खुद चलते वक्त रुक सकते हो। द फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल। कभी कभी फ्रिक्शन हमें अच्छी नहीं लगती है कुछ जगहों पे, जैसे हमारे जूते घिस जाए तो हम बोले यार हमारा तो जूता खराब हो गया, हमारी साइकिल का टायर घिस गया, है ना। लेकिन फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। आप फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट, तेल का यूज कर सकते हैं, ऑयल, पता है ना। घर पे सिलाई मशीन होगी तो मशीन चल नहीं रही है, बहुत भारी चल रही है, मम्मी बोलेगी थोड़ा तेल डाल दो उसमें, तेल डाल दो, फिर मशीन घूमने लगती है बढ़िया से। When one body rolls over another body, rolling friction comes into play. Rolling friction is smaller than the sliding friction. जब एक बॉडी दूसरे रोलिंग करती हुई जाती है तो उस समय जो फ्रिक्शन पैदा होती है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। बहुत सारी मशीन्स के अंदर बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। एक ऐसा बेयरिंग होता है, बेयरिंग देखा है, बेयरिंग होता है, उसके अंदर एक और छोटा हिस्सा होता है, उसके बीच में गोलियां होती हैं छोटी छोटी, इससे फ्रिक्शन कम की जा सकती है। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड। फ्लूइड फ्रिक्शन भी होता है, पता है, पानी भी फ्रिक्शन लगाता है, तो पानी की फ्रिक्शन को रोकने के लिए हम उसके अंदर चलने वाली चीज़ों को शेप दे देते हैं। आपने देखा होगा शिप्स कैसी होती हैं, शिप आगे से ऐसी होती है, चपटी होती है, नहीं, शिप्स ऐसे तीखी होती हैं आगे से,
ठीक है, इसलिए बनाई जाती है ताकि वो पानी को चीर कर आगे निकल सके। अगर हम ऐसे ही बनाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगी, और वाटर फ्रिक्शन जो है, फ्लूइड फ्रिक्शन, उसको डुबो देगा। तो शिप हमारी ऐसी होती है आगे से, हर एक शिप का शेप यही होता है। तो फ्लूइड के फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसको शेप उस तरीके से दिया जाता है। अब फ्रिक्शन जो है हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जब लिख रहे हो ना, पेन से भी टेस्ट दे रहे हो, तुम लोग जो टेस्ट में लिख रहे हो, ये पेन की जो निब है वो पेपर के साथ फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है, तभी आप लिख पा रहे हो। अगर ये फिसलने लगेगी तो नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो बात? तो ये था हमारा फ्रिक्शन का चैप्टर।